डॉक्टर साहब ये बताएं कि खाने पीने से शुगर का कितना ताल्लुक है और उसको कैसे कंट्रोल रखा जा सकता है। देखिए जो ये है ना जेनेटिकली शुगर हो गई, वो परसेंटेज बहुत थोड़ी है। जो प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है वो भी टेम्परेरी होती है जी। कुछ लोगों को वो बाद में भी कैरी ऑन कर जाती है। लेकिन जो 95% जो डायबिटीज़ है ना, वो आपकी खाने पीने से ही होती है। डॉक्टर साहब आखिर में सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसी चीज़ जो हमें लाजमन इस्तेमाल करनी चाहिए, अमूमी तौर पे हम कभी कभी इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कि बहुत सारी चीज़ें हम सेहत बख्श समझ के हम धड़ाधड़ खाए जा रहे हैं। हम बादाम भी खाए जा रहे हैं, अखरोट भी खाए जा रहे हैं, पिस्ता भी खाए जा रहे हैं बचपन से, कि बड़ी ताकत है। बिल्कुल ऐसे ही। वो भाई साल में कभी एक आध दफ़ा खा ली, कभी महीने में एक आध दफ़ा खा ली, वो सही। इतना ही है। फ्रूट ये वो चीज़ नहीं कि हर वक्त आपके घर में फ्रिज में हर वक्त ही पड़ा है और हर रोज़ ही खा रहे हो और बार बार खा रहे हो और हेल्दी समझ के खाए जा रहे हैं। नो, इसके अंदर भी शुगर है, ये भी आपको कंट्रीब्यूट करता है। तो जिन चीज़ों अब ज़्यादा खाना जो है ना, एक्सेस ऑफ फूड, स्नैकिंग सबसे बड़ी लानत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। मैं हूं उसामा तैयब। डॉक्टर शहजाद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपको इतनी शानदार सेहत के हवाले से टिप्स बताते हैं, इतनी शानदार फूड के हवाले से आपको बातें बताते हैं कि शायद आप हज़ारों की फ़ीस भी दें तो डॉक्टर्स आपको ये सारी चीज़ें ना बताएं। ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है इनकी सोशल मीडिया पे, और कासिम अली शाह फाउंडेशन के अंदर भी जो मोस्ट वायरल और सबसे ज़्यादा व्यूज़ की वीडियो है वो डॉक्टर शहजाद बसरा साहब की है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। इस मौसम के अंदर जिसमें धुंध है, मैंने शाम को आपको ज़हमत दे दी कि आप थोड़ा सा टाइम दे दें हमें, ताकि हमारे जो देखने सुनने वाले हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो जाएं आपकी बातों से। आप खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, हमेशा यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। सर जज़ाकल्लाह। सर ये बताइएगा, मैं डायरेक्टली सवालात पे आता हूँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सीख सकें कि नाश्ता कितना ज़रूरी है किसी बच्चे के लिए, जवान के लिए, बूढ़े के लिए। आज ख़ासकर जवानों को जब देखते हैं तो वो सुबह उठ के या तो खाली चाय पी रहे हैं या खाली पेट सिगरेट पी रहे हैं, नाश्ता नहीं कर रहे, वो दोपहर को 12 बजे ही जाके खाएंगे। ये किस हद तक नुकसानदेह है? एक बड़ी पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि नाश्ता बादशाहों की तरह करें, दोपहर का खाना वज़ीरों की तरह खाएं और रात का खाना फ़कीरों की तरह खाएं। ये सुना होगा। ऐसे ही है। बस ये पता कर लें कि आजकल बादशाह क्या खा रहे हैं। आजकल ज़्यादातर बादशाह इंटरमिटेंट फास्टिंग पे वो नाश्ते नहीं करते। अगर करते भी हैं तो वो सिर्फ कीटो डाइट के ऊपर हैं। वो कोई पराठे, पूड़ियाँ, निहारियाँ, रोटियाँ नहीं खाते। वो बड़ा लाइट सा और एनर्जेटिक ही नाश्ता करते हैं। तो वक्त के साथ जो चेंजेस आई हैं ना, मुहावरे वही अभी बता के तो लोग दो दो पराठे खा जाते हैं कि नाश्ता बादशाहों की तरह करें। वो पुराने ज़माने के बादशाह जिन्होंने हाथियों के ऊपर बैठ के, घोड़ों के ऊपर बैठ के फिर जंगों में जाना होता था, उनको ज़रूरत होती थी। ठीक है। पहली ये बात कि जो बच्चे हैं ना, उनको या टीन एज तक तो नाश्ता बिल्कुल करना चाहिए, भरपूर नाश्ता करना चाहिए। और उनको कैलोरी की भी ज़रूरत होती है, उनको पराठों की भी ज़रूरत होती है। उनके लिए आप इतने परहेज़ मत करें, लेकिन उनको साथ आदी बनाएं कि साथ वो हेल्दी चीज़ें भी खाएं, साथ अंडे भी खाएं, दही भी खाएं, नट्स भी खाएं, इसको फ्रूट भी ले लें। ये आदी बना दें क्योंकि आइंदा ज़िंदगी में फिर उन्होंने पराठे, रोटियाँ, सलाई स्किप करके यही कुछ खाना है। अच्छा, जो ही आप मिडिल एज में आते हो फिर आपको बेतदरीज नाश्ते की ज़रूरत कम है। सही। अब लाइफस्टाइल में जो सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आ रही हैं, उनमें एक ये देखा गया है कि आप जो गैप बिटवीन मील है वो बढ़ाएं। अच्छा, उसकी एग्जांपल ये है कि आपके घर में फ्रूट आया, फॉर एग्जांपल आपने अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप फ्रूट लेके आए हैं, वो 1 या 2 दिन चलेगा। ऐसे ही है। अच्छा, अगर ये हो कि 2, 3, 4 फैमिली मेम्बर, कोई मेहमान है, वो भी सारे फ्रूट लेके आ जाए, घर फ्रूट से भर जाए। अच्छा, वो आप उसको ज़्यादा खा के ख़त्म करने की कोशिश करके खुद अपने मैदे ख़राब करेंगे, बीमार होंगे। कुछ बांटेंगे, कुछ फ्रिज में रखेंगे, कुछ गल सड़ जाएगा और उसको डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल हो जाएगा। पैसे का ज़िया अलग है। यस, और उसको डिस्पोज ऑफ गल के आप ख़राब हो के कर रहे हैं, दे रहे, ख़त्म हो रहे। इसी तरह एक खाना जब आप खाते हो तो उस खाने को जब तक वो जुडिशली यूज़ ना हो जाए तो उसका खाना नहीं खाना चाहिए। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि भूख लगे तो खाओ, तो अभी भूख नहीं आपको लगी, आपको आदतन आपने खा लिया और हैवी खा लिया,
कैलोरी इतनी ले ली, उसके बाद फिर स्नैक टाइम आ गया, फिर आपको लंच टाइम आ गया, आपने फिर खा लिया, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इसको साइंटिस्टों ने एक टर्म है उसको कहते हैं डॉन फिनोमेना। उन्हें कहा लोग सुबह उठ के जब वॉक पे जाते हैं तो खाते तो कुछ भी नहीं, वैसे ही वॉक पे चले जाते हैं। खाया तो उन्होंने होता, रात को 7, 8, 9 बजे खाना खाया उन्होंने, तो खाना खाए हुए तो उन्हें 7, 8, 10 घंटे हो गए, तो वो तो उठ के वॉक पे जा रहे हैं, जॉगिंग भी कर रहे हैं, अच्छी खासी कर रहे हैं, तो उनके अंदर एनर्जी कहाँ से आ गई? तो देखा कि जो उन्होंने खाना खाया था उसका एक बड़ा हिस्सा तो उनकी बॉडी ने फ़ौरन यूज़ कर लिया, उसका दूसरा हिस्सा उसने रिज़र्व कर लिया। सही। वो लिवर में और मसल्स के अंदर, फैट सेल्स के अंदर ग्लूकोजन की शक्ल में, ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में ये स्टोर हो गया। अब सुबह जब आप खाना नहीं खाया और वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो फिर वो यूज़ हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी रिपेयर में जाए, डिटॉक्सीफाई हो और अच्छी हो, तो ऐसा करो, नाश्ता और लेट करते करते उन्होंने कहा जी अगर 12 बजे तक नाश्ता ना करो तो आपका जो रात का खाना है वो बहुत जुडिशली यूज़ हो जाता है और आपकी बॉडी जो है ना वो बीमारियों से बचना शुरू हो जाती है। इसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग का कहा गया। तो उसके मुताबिक अगर आप बड़े लोग अगर नाश्ता नहीं भी करते, लेकिन कंडीशन ये है कि रात को फिर 8 बजे तक जो खाना है खा लें। बिल्कुल सही। लेट नाइट ना खाएं। तो नाश्ता ना भी करें तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आप अपने आप को एडजस्ट नहीं करते उसके ऊपर तो नाश्ता चेंज करें। मैं पिछले कई सालों से प्रमोट कर रहा हूँ कि जो हम रोटी या नान या पराठे खा रहे हैं उसकी बजाय जो घर में सब्ज़ी है, पालक है, मेथी है और कुछ नहीं, टमाटर प्याज है, कुछ भी है, आलू थोड़ा अवॉइड करें। ओके। मूली है, सीज़न शुरू हो गया है, शलजम, उससे पहले ये था कद्दू था, उसको कद्दूकश करें, बारीक करें, उसके अंदर 1 या 2 अंडे डालें, नमक मिर्च डालें, हल्का सा देसी घी या कोकोनट के साथ आमलेट बनाएं, एनफ। किसी उसके साथ पराठे की, रोटी की, स्लाइस की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर भी आटा डालने की ज़रूरत है। हाँ बहुत भूख लगती है, 1 चम्मच बेसन डाल लें। आप इतने फ्रेश एनर्जेटिक होंगे कि आप शाम तक भी आप हैरान रह जाएंगे कि ना मैदे को भी मसला है, ना कमी आई है, ना कमज़ोरी फील हुई है जो पराठे खा के मुझे आ रही थी। तो अगर नाश्ता करना भी है तो नाश्ते को इस तरह चेंज करके करें। बिल्कुल उसको वेजिटेबल और अंडों के साथ मिक्स करके बनाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ब्लड प्रेशर का कहते हैं डायरेक्टली ताल्लुक आपके स्टमक के ख़राब होने से होता है, ये मिथ है या वाकई ऐसा होता है? और अगर ऐसा है तो उसके लिए कुछ बताएं कि क्या वजूहात और कैसे इसको कंट्रोल रखा जा सकता है? ब्लड प्रेशर बुनियादी तौर पे जैसे पाइप ना पानी लगाने वाला, आप देखते हो कि उसको अगर आप आगे से दबाते हैं ना तो पानी प्रेशर बढ़ जाता है, पानी दूर जाता है। ऐसे ही है। अगर नोज़ल लगा देते हो तो जैसे वो सर्विस स्टेशन वालों ने लगाया होता है तो कितने ज़ोर से पीछे पानी वही आ रहा है, वो नोज़ल लगाने से नैरो कर देते हो। अब पाइप के ऊपर पाँव रख दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा, हमारे जिस्म के अंदर जो नालियाँ हैं ना उनके अंदर भी ब्लड का फ्लो है। जब वो नालियाँ तंग होती हैं ना तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। या अगर आपका पीछे पंप जैसे पानी वाला है, अगर वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से स्पीड से पानी देना शुरू करे तो हमारा दिल है वो बहुत ज़ोर से पंप शुरू कर दे तो तब प्रेशर बढ़ेगा, या नालियाँ सिकुड़ जाएं तब प्रेशर बढ़ेगा। ये बुनियादी तौर पे 2 रीज़न है। ठीक है। अच्छा, इसको अब ठीक करने के लिए कुदरत ने बहुत सारे तरीके रखे हैं। उसके लिए तरीके ये रखे हैं कि एक नाइट्रेट होता है, फूड के अंदर भी होता है, और दूसरे कुछ अमाइनो एसिड है जैसे सिट्रोलिन है, आर्जिनिन है, ये हमारी बहुत सारी फूड के अंदर मौजूद है। जब वो हम खाते हैं ना तो वो ये करते हैं कि वो नालियों को डायलेट कर देते हैं, खोल देते हैं, तो ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। जैसे तरबूज के अंदर है, चुकंदर के अंदर है, खीरे के अंदर है, पालक के अंदर है, पत्तों वाली सब्जियों के अंदर है। हमारे यहाँ पालक खा के लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि उसका कुकिंग मेथड गलत है। अच्छा, अगर पालक सही तरीके से खाएं तो ब्लड प्रेशर आपका इलाज शॉर्टली वो सही तरीका भी बताएं। जी वो बताता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, विगरस एक्सरसाइज करते हो तो आपकी शरीयानें खुल जाती हैं। अच्छा, फिर एक चाय आपने सुनी होगी, वो गुलहर उसे कहते हैं, हिबिस्कस,
उसके अंदर भी ये करैक्टर है, वो भी शरीयाने खोलती है। मोरिंगा जब खाते हो तो उसके अंदर भी, उसकी चाय के अंदर भी, पाउडर के अंदर भी ये खसूसियत है, शरीयाने खुलती हैं, ब्लड प्रेशर नीचे आता है। फिर डीप ब्रीदिंग, ज़ोर ज़ोर से जब आप सांस लेते हो ना, तो हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर ना छोटे छोटे सेंसरी पॉइंट्स होते हैं। तो जब हम आवाज़ के साथ या ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं ना, तो वो हिलते हैं, तो वो ट्रिगर करते हैं, तो वो भी जो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और ब्लड प्रेशर नीचे आता है। जो पालक का मेथड है ना, पालक के अंदर जो नाइट्रेट है जिसने ब्लड प्रेशर कम करना है, पालक को आपने घी में नहीं पकाना। सही। जो आम तौर पे हमारे यहाँ होता है कि या वो साग में पकता है या वो पालक गोश्त बनता है, आलू पालक बनती है, वो सारे डीप फ्राई हो गए, उसके अंदर वो खसूसियत उसकी ख़त्म हो जाती है। ओके। तो आपने क्या करना है कि या तो छोटे छोटे जो पत्ते हैं जी, उनको बेबी स्पिनच कहते हैं, उनको सैलड की तरह साथ खा लें। दूसरा ये है कि उनको स्टीम करें, ठीक है। तीसरा ये गर्म उबलते पानी के अंदर पालक डालें और वो वाली अपने किसी खाने के अंदर, सालन के अंदर साथ रख के साथ खा लें। चौथा ये कि आप स्मूदी जो अगर बनाते हैं, वो हमारे यहाँ चंद लोगों में रिवाज है, बाकी तो नहीं, उसके अंदर पालक के पत्ते शामिल कर लें। इस तरह पालक खाने से ये दुनिया में नंबर 1 खुराक है जो ब्लड प्रेशर कम करती है। और हमने उसके तरीके को गलत करके बनाने के हम उससे हाई करके बैठ जाते हैं, और हमारे जो है वो हुक्मा भी कहते हैं कि पालक छोड़ दो, इससे बीपी आपका जो है वो शूट करता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि खाने पीने से शुगर का कितना ताल्लुक है और उसको कैसे कंट्रोल रखा जा सकता है? देखिए, जो ये है ना जेनेटिकली शुगर हो गई, वो परसेंटेज बहुत थोड़ी है। जो प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है वो भी टेम्परेरी होती है जी, कुछ लोगों को वो बाद में भी कैरी ऑन कर जाती है। इसी तरह जो ख़ानदानी तौर पे जिनके हम कहते हैं उन्हें टाइप 1 बाय बर्थ ही बच्चों के अंदर डायबिटीज़ हो जाती है। लेकिन जो 95% जो डायबिटीज़ है ना, वो आपकी खाने पीने से ही होती है। और जो जेनेटिकली होती है उसका कोई इलाज ये नहीं है, वो नहीं ठीक हो सकती? और उसका वो ठीक नहीं होती। अच्छा, उसका टेस्ट भी होता है कोई? प्री टेस्ट भी करवा सकते हैं? जी, वो टेस्ट हो जाते हैं, वो टेस्ट। दूसरा है कि अगर आप 10 साल से कम बच्चे को डायबिटीज़ हो गई है ना, तो वो वही है, ठीक है। बाकी जो है कि हमने खाने पीने की गलत आदत से जब हम शुगर ज़्यादा खाते हैं और हमारा इंसुलिन ऊपर चली जाती है। मैं माज़रत, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया है, मैं इस पर थोड़ी सी मज़ीद जानना चाहूँगा। 10 साल के बच्चे को होगी तो वो उसके जीन्स में आ गया। अगर ये आपके 30, 35, 40 के बाद होती है तो वो जीन्स का चक्कर नहीं है? वो ओके, वो उसमें कि नॉर्मली 10 से 20 साल आपने गलत खाना खाया, आपने शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर रखा, आपने पैंक्रियाज को इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनाने पे मजबूर किया, तो वो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना, जो 10-15 साल रहे, तो 40 के बाद जाके आमतौर पे शुगर होती है। लेकिन कुछ अब बच्चों के अंदर ये अब गलत खाने पी की आदत है, उन्हें 30-30 में भी हो रही है। तो जो मेच्योर बंदों को हो रही है ना, वो असल में पिछले 10-15 साल, कम अज़ कम 10-15 साल उनकी गलत आदत थी खाने की, जिसकी वजह से हो गई। वो है ये कि आपने ऐसी चीज़ खाई जो जिस्म के अंदर शुगर, या तो डायरेक्ट मीठा खा लिया, या आपने रोटी चावल या अनाज की बनी चीज़ें जो जिस्म के अंदर जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वो हिडन है, आमतौर पे हम नहीं समझते। जैसे एक रोटी है ना, एक रोटी जो है ना, वो कम अज़ कम 12 से 15 जो चम्मच चीनी के बराबर उसमें ग्लूकोज है। और आप चाय में फीकी पीते हो कि भाई, या आधा चम्मच डालते हो कि मैं परहेज, रोटियां 6 खा लेते हो, चावल इतनी प्लेटें खा लेते हो, तो उस सारे के अंदर जो है ना, वो आपके ना कार्ब बहुत ज़्यादा है, तो वो सारे ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। हाँ, ये है कि जो आप चीनी खा रहे हो वो फ़ौरन कन्वर्ट हो जाती, ये वाला थोड़ा टाइम लग के 1-1.5 में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन होना इसने भी उसमें ही है। अब ये हरकत आप दिन में कई दफ़ा करते हो, बार बार करते हो, तो आपका इंसुलिन मसल्स, एक वक्त आता है कि इंसुलिन को वो शुगर रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। इंसुलिन का काम है कि शुगर को सेलों में धकेलना, जो बच गई उसको लिवर में लेके जाना। अब सेल कहते हैं हमारे पास पहले ही शुगर बहुत है, हमने नहीं लेनी। अब इंसुलिन जोर लगा रही कि लो, वो लेते नहीं, इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब बहुत लंबी चलती है तो फिर वो आ जाती है। अब इसका इलाज भी ये है कि शुगर खानी बंद कर दो, कार्ब खानी बंद कर दो, इंसुलिन की ज़रूरत ही कम पड़ेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी बेहतर होना चाहिए। वैसे डॉक्टर साहब, क्या रिकमेंडेड है कि आप एक दिन में आपको रोटी कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए, एक हफ्ते में चावल कितने आपको इस्तेमाल करने चाहिए? आपको 24 घंटे में एक दफ़ा रोटी खानी चाहिए। एक रोटी एक दफ़ा खानी चाहिए। सुबह आपने, जो मैं डाइट प्लान सबको देता हूँ यही है कि सुबह आप खाली ऑमलेट खाएं,
सिर्फ ऑमलेट खाएं, सिर्फ ऑमलेट का नाश्ता करें, लेकिन उसको कुकिंग ऑयल यूज़ ना करें। या तो आप देसी की अगर खालिस है, नहीं तो फिर आप कोकोनट ऑयल ले लें या ऑलिव ऑयल ले लें, उसका आप ऑमलेट खाएं, अल्लाह खैर सल्ला। दोपहर को आप जो फ्रूट सैलड सब कुछ खाएं, साथ आप उसमें चने डाल लें, चना चाट कर लें या एक शामी ले लें, ये आपका लंच है। शाम को आप जिम जाएं, अच्छा करें जिम। रात को आप एक रोटी खाएं, अल्लाह खैर सल्ला, किसी भी उसके साथ सालन के साथ। सालन रोटी को मल्टीग्रेन कर लेंगे तो वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसमें कार्ब्स कम, उसकी कन्वर्शन रेशियो शुरू हो जाएगी। वो क्या है, आप फॉर एग्जांपल गंदम है ना सारी, वो गंदम की रोटी है, वो आप खा लेंगे, वो एक ही टाइम पे उसके अंदर एंजाइम्स मौजूद है, एक ही टाइम पे उसने बॉडी शुगर बढ़ा देनी है। अच्छा, मल्टीग्रेन में 10-12 किस्म के मुख्तलिफ अनाज हैं, वो उसका डाइजेशन टाइम डिफरेंट है। आपके मैदे में ज़्यादा देर पड़ी रहेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता कभी एक डाइजेस्ट हो गई, कभी दूसरी तीसरी चौथी, आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी और इकट्ठा शुगर भी नहीं बढ़ेगा। तो मल्टीग्रेन का फ़ायदा यही है, बिल्कुल सही, कि इकट्ठा ही सारा कुछ आपको ब्लड शुगर राइज नहीं कर जाता। टोटल कार्ब उतने ही होते हैं उसमें भी, मैं समझ गया। उसका फ़ायदा ये होता है। और वो जो चीट डे कहते हैं उसमें कुछ भी खा लें। देखिए, चीट डे का जो बुनियादी कंसेप्ट है ना, बुनियादी कंसेप्ट ये है कि बॉडी को कंफ्यूज करना। ओके, कि आपने लो कार्ब डाइट से ना अपनी बॉडी के अंदर सारे एंजाइम्स और उसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो डाउन कर दिया। अब चीट डे में क्या करते हो कि आप उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में कार्ब और बाकी चीज़ें खा लेते हो, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है इस बंदे ने, तो फिर ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है, तो ज़्यादा एंजाइम बनाओ, ज़्यादा डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म तेज़ करो, वो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ करता है। उसके बाद आप फिर दोबारा उसी पे आ जाते हो। तो वो जो तेज़ मेटाबॉलिज्म है ना, वो तेज़ मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी फैट बर्न करने में हेल्प करता है। तो उस चीट डे में कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारा कुछ भी खा लेना चाहिए। देखिए, उसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको थोड़ा ना आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करना। अदरवाइज आप वो चीज़ें केमिकल वाले अपने जिस्म को भरते जाएंगे, उसके जो नुकसान है वो तो वो होते रहेंगे। चावल का नहीं बताया आपने। चावल रोटी एक बराबर है। अच्छा, एक बराबर है, क्योंकि हमारे कल्चर में रोटी ज़्यादा खाई जाती है, तो चावल और रोटी का कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। चावल भी बहुत खाए जाते हैं। आपको तो पता ही है। जी बिल्कुल। आपके साथ वाला इलाका सारा जो है वो चावलों की काट कर, हमारा खुद इलाका चावलों का सारा खाते हैं, लेकिन चूंकि हमारे कल्चर में खाने को रोटी का समझा जाता है, तो रोटी और चावल दोनों हाई कार्ब है, मिलते जुलते हैं। आलू को हमारे यहाँ सब्जी की तरह खाया जाता है। यूरोप में अब देखें, वहाँ आलू जो है ना वो फितर के तौर पे है, जैसे रोटी है, वो रोटी नहीं, उन्होंने आलू खाना है, इसलिए हम आलू को वैसे कंसीडर नहीं करते। हम आलू भी काफ़ी खा लेते हैं, रोटियां भी काफ़ी खा लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कोई एक ऐसी एक्सरसाइज जो रोज़ाना आपको करनी चाहिए। देखिए, आइडियल पता क्या है कि आइडियल ये है कि आप अगर दिन में, अगर आप सुबह उठने का आदी है ना, तो सुबह आप करें वॉक, ठीक है, और शाम को आप करें एक्सरसाइज, ये आइडियल है। ठीक है। और जो एक्सरसाइज करनी है ना, उसमें आप वेट ट्रेनिंग ज़रूर करें, हाई इंटेंसिटी जो ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं ना, जिसमें वज़न ज़रूर उठाएं आप, जिसमें आपका मसल फटीग हो, वो ज़रूर करें। अच्छा, लेकिन वो लगातार 3 दिन से ज़्यादा नहीं करने चाहिए। ओके, 3 दिन करें और वो भी बदल बदल के एक्सरसाइज करें। ठीक है। और उसके बाद कम से कम 2 दिन रेस्ट दें, सिर्फ वॉक करें। आइडियल ये है, क्योंकि मसल को रिपेयर का टाइम दें, वरना आपके मसल बनेंगे नहीं, वरना आपके मसल ज़ाया होंगे। जब आप ज़रूर से ज़्यादा जोर मुसलसल लगाते रहें, तो उन्हें रिपेयर का टाइम दें। आइडियल ये है। और योगा भी करें, ये मिक्स करना चाहिए। एक बंदा ना सिर्फ जिम जाता है, एक बंदा सिर्फ वॉक करता है, एक बंदा सिर्फ योगा करता है। अब ये है कि नहीं, सब मिक्स करें, कभी वो करें, कभी वो करें, कभी वो करें, मिक्स रखें। आपकी बॉडी को सबकी ज़रूरत है, मेडिटेशन की भी ज़रूरत है, इसको लंबी वॉक की भी ज़रूरत है, इसको ट्रैक्स की भी ज़रूरत है, इसको रनिंग की भी ज़रूरत है थोड़ी बहुत, इसको वेट ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, स्ट्रेचिंग की भी ज़रूरत है। यानी जो इस मशीनरी के फंक्शंस हैं वो सारे ऑपरेशनल किसी ना किसी हालत में रहने चाहिए। यस, किसी एक पे करेंगे ना तो आप कुछ चीज़ें मिस कर देंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम सब सामना कर रहे हैं स्मोक का, और हमारे यहाँ पे जो एयर इंडेक्स है वो 500 से 700, और मुल्तान के अंदर 1331 में। तो उन्होंने जब बताया ना, मैंने यूरोप की रिसर्च होती है मोस्टली, मैंने देखा कि उसके ऊपर उन्होंने बताया कि इतने से इतना हेल्दी है, इतना नॉर्मल है। 500 पे उसने कहा कि इंतहाई ख़तरनाक है। 500 से ऊपर उसने बात ही नहीं की, यानी जिसने रिसर्च की है उसने कभी फेस, हमारे यहाँ पे 1331 पहुँचा हुआ है। क्या किया जा सकता है इसके लिए? कोई फूड ऐसा हो सकता है, कुछ वॉक, अभी आपने कहा है तो स्मोक में वॉक कर सकते हैं, मास्क लगाना चाहिए, कैसे बचें इस चीज़ से? देखिए, जो उसके
सोशल और मैनेजरियल प्रॉब्लम है ना, वो तो सब लोग जानते हैं क्या है। जी जी। दरख्त काट रहे हैं, प्लांटेशन थोड़ी है, हमारे फसलों का स्टॉक काटा जा रहा है, जो हमारे शहरों में जो ट्रांसपोर्ट के साथ फैक्ट्रियों का धुआं और फैक्ट्रियाँ जो जला रही हैं, बेशुमार ये फैक्टर है। वो फैक्टर तो कैसे, ये तो मैनेजरियल है ना, ये तो पूरी कौम को एजुकेट करेंगे, सारा ये तो होना है। और ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमारे ऐसे महीने जिनमें सबसे कम बारिशें होती हैं और आंधी नहीं आती इसमें, तो इसलिए पार्टिकल सस्पेंड रहते हैं। वरना आंधी आए तो ये निकल जाते हैं, बारिश आए तो धुल जाते हैं। इसमें ये मिनिमम होता है, इसलिए ये इसमें ये इकट्ठे हो जाते हैं। फिर थोड़ा टेम्परेचर भी कम होना शुरू हो जाता है तो कंडेंस भी होके वाटर मालिक्यूल के साथ ये फिर स्मॉग बन जाती है। ये तो इशू है जो कि सारे मैनेजमेंट के इशू हैं। अब ये कि आप क्या इसमें क्या करो, देखें ये बड़ी जालिम किस्म की चीज़ है। अगर इसमें आप फुली अपने आप को एक्सपोज रखते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा लंग्स को, आपकी चेस्ट को और आपके सारे ये साइनस को, सबको बुरी तरह, आँखों को, स्किन को ये बहुत डैमेज करती है। अब तो स्टमक पे भी अल्टीमेटली आ जाता है। तो इसका यही है कि एक तो कोशिश करें कि ज़्यादा जब आपने जाना है अपने आप को तो उसमें मास्क यूज़ करें, और ओपन में जॉगिंग से भी परहेज़ करें, इंडोर एक्सरसाइज कर लें। दूसरा है कि ये जो इम्यूनिटी बूस्टर है ना, जैसे मोरिंगा का कावा है, तो ये ज़रूर पिएं। ये इफ़ेक्ट करते हैं हर वो चीज़ जो कि आपकी चेस्ट को बेहतर करती है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो चेस्ट है ना, वो जितने लंग्स हैं वो सारे फंक्शन हो जाते हैं। अब देखिए नॉर्मली हम ना डीप ब्रीथ नहीं करते, हम स्लो ब्रीदर हैं नॉर्मली। स्लो ब्रीथ देखिए, कहते हैं सही ब्रीदिंग क्या है कि जब आप सांस ले तो आपका पेट हिले। अब मैं सांस ले रहा हूँ ना, पेट तो नहीं हिल रहा, तो मेरा 1/4 जो मेरे लंग्स है ना वो हिल रहे हैं। लेकिन जब मैं इस तरह सांस लूँगा तो मेरा पेट अंदर बाहर जाएगा। अब इसका मतलब मेरे सारे लंग्स के अंदर हवा आ गई है, तो सारे लंग्स मेरे ऑपरेटिव हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज जब करते, जब मैं सांस चढ़े ना, तो फिर हम तब जब जॉगिंग करते हैं क्या करते हैं, तेज तेज सांस लेते हैं। डिप्रेशन कम करने के लिए भी यही कहा जाता है कि आप सांस जो है वो लंबे लें। तो लंबे लंबे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, तो फेफड़े ज़्यादा काम करते हैं, उनकी रिपेयर बेहतर होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि एजिंग जो फैक्टर्स आ जाते हैं उसको कम करने के लिए भी कोई खुराक ऐसी है जिसको इस्तेमाल करें तो आप स्किन शादाब रहे, जवानी कायम रहे, ऐसा कुछ है? दो चीज़ें हैं एजिंग में। एक चीज़ तो ये है कि जो हमारे ऑक्सीजन है ना जी, और फ्री रेडिकल, ये हमारे जिस्म में जाके ऐसे कंपाउंड बना देती है कि जो ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ बन जाती हैं, जो डैमेज करते हैं हमारे सेल्स को। अच्छा, कुदरत ने उनको ख़त्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बनाए हैं। अच्छा, अब ये देखिए, अगर एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं और ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ थोड़ी हैं तो आप एक्टिव, जवान, हेल्दी सब कुछ हो। लेकिन आहिस्ता 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 अगर एंटीऑक्सीडेंट थोड़े हो गए और ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ ज़्यादा है, वही बुढ़ापा है, वही मौत है। अच्छा, अब सारे फ्रूट्स, सारी हर्ब्स, ये कहवे, ये अच्छी फूड, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है। एक तो इनको खाएं, बादाम, अखरोट हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, इन सब के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत है। एक तो इनको अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, किचन गार्डनिंग करें, ताज़ा सब्जियां रोज़ लें, पालक, मेथी, ये मूलियाँ, साग, सब कुछ जितने ताज़ा हैं सारे लें, जिससे लेटस, ये सब कुछ, गोभियाँ, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट बहुत है। दूसरा ये कि इसको सार्कोपीनिया कहते हैं, कि उम्र के साथ मसल लॉस, 40 के बाद ये शुरू हो जाता है, कुछ कहते हैं 30 के बाद भी हो जाता है, 50 के बाद तो 1% एनुअल मसल लॉस हो जाता है। और अगर कोई बंदा एक्सरसाइज नहीं करता तो वो 60 के बाद कहते हैं 3% और फिर बड़ी तेज़ी से बुढ़ापा आ जाता है। मसल लॉस जब शुरू होता है उसके बाद बीमारियाँ भी ज़्यादा आती हैं। और मसल लॉस सिर्फ और सिर्फ वेट ट्रेनिंग से, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग से। हमारे बूढ़े लोग सिर्फ मस्जिद तक जाने को वॉक समझते हैं, एक्सरसाइज समझते हैं, या सुबह उठ के थोड़ी सी वॉक कर ली, वो मसल को जोर ही नहीं लगाते। तो मसल्स को आप तोड़ेंगे, उन्हें दोबारा रिपेयर करने के लिए प्रोटीन खाएंगे, तो फिर ये मसल लॉस रुकता है और वो एजिंग रोकते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जो बाल गिरते हैं उसका भी खुराक से ताल्लुक है या इन्वायरमेंट से है? इसके कई फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो ये कि एजिंग है, नॉर्मल प्रोसेस है, आप जितना मर्जी कर लें। आप देखें बहुत सारे बॉडी बिल्डर देखें, सर के ऊपर बाल नहीं होगा। बहुत सारे एथलीट देखें, बड़ी ज़बरदस्त सेहत होगी, सर के ऊपर बाल नहीं देखें। ठीक है, एक तो उनका साथ एक जेनेटिकली भी और उनका एजिंग का प्रॉब्लम होता है, एक तो होता है। दूसरा, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से ना बाल बड़ी जल्दी कमज़ोर होते हैं।
जिन लोगों में विटामिन B6, B9 और B12 ये 3, डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर जिन लोगों को कहते हैं ना कि इनके बाल कमज़ोर है, उनको यही 3 विटामिन देते हैं, B6, B9 और B12। तो ये देते हैं। इससे अगर किसी के न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से, जिंक का भी थोड़ा रोल है, इनकी यूटिलाइजेशन के लिए विटामिन C भी चाहिए, तो यही चीज़ें देते हैं ताकि अगर इनके अंदर डेफिशिएंसी है तो इम्प्रूव कर जाए। अच्छा, ये विटामिन खाने चाहिए या आपको नेचुरल खुराक के अंदर ही ढूंढने चाहिए? पहली कोशिश तो यही है कि नेचुरल खुराक से अंदर लें, लेकिन कुछ विटामिन ऐसे होते हैं कि नेचुरल खुराक में बहुत थोड़े, जैसे विटामिन D3 है, वो आपको धूप से ही मिलना है, धूप में इतना एक्सपोज नहीं करते, और वहाँ से हम डार्क स्किन है तो वो उस रास्ते में इतनी UV और इतना सब कुछ, इतने डस्ट पार्टिकल है, वो आपको मिलता ही नहीं है, तो वो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे विटामिन हैं, विटामिन C जो है, विटामिन A, विटामिन B, ये हमारी फूड के अंदर मौजूद है, तो अगर उनको आप थोड़ा बेहतर करें तो उनसे मिल जाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं कि ख़वातीन हमल के दौरान खाना पीना बहुत ज़्यादा कर देती हैं कि बच्चे को ज़रूरत है तो इसलिए हम अपनी डाइट बढ़ा देते हैं, उससे वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद फिर जब डिलीवरी के बाद अगर तो C सेक्शन है तो फिर तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है उनका वेट लॉस करना। नॉर्मल डिलीवरी के अंदर भी, क्योंकि वो उस दौरान भी इतना खाया होता है, तो इसके हमल के दौरान आपको खुराक क्या वाकई इतनी बढ़ा लेनी चाहिए, और उसके बाद वेट लॉस का क्या तरीक़ाकार अपनाना चाहिए? देखिए, ख़वातीन जिनका प्रेगनेंसी के दौरान वज़न बढ़ता है ना, एक तो उनकी वेन्स थोड़ी स्लो डाउन हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके टेंडेंसी वज़न बढ़ने की वैसे ही ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो रिवर्सिबल है। दूसरा ये है कि उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा मीठा, ज़्यादा कार्ब की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उन्हें ज़रूरत होती है ज़्यादा प्रोटीन की। तो जो रवायती तौर पे था ना, पुरानी यखनी पी जाती थी, वो यखनी या फिर वो पंजीरी बना करती थी। वो पंजीरी में क्या होता था कि आपके बादाम, अखरोट, खसखस, ये सारी चीज़ें डाल के तो उसको एक वो बनाया जाता था। उसमें सारे मिनरल्स, विटामिन्स जो ना वो ढेर सारी क्वांटिटी में होते थे। साथ जब आप यखनी पीते हो तो उसमें आपको कोलेजन मिलता है, और साथ आपको ओमेगा-3 फैटी एसिड मिलता है, और हेल्दी फैट मिलता है, और प्रोटीन मिलती है। ये चीज़ें करें तो ज़्यादा अच्छा है। विटामिन C की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फोलिएट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो फोलिएट ले लें, इनके सप्लीमेंट ले लें। लेकिन जो ख़वातीन रोटी, चावल, इस तरह की चीज़ें मीठे ज़्यादा खाना शुरू कर देती हैं, वही ओबेसिटी का शिकार होती है। C सेक्शन के बाद ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आ जाता है, क्योंकि उसके साथ 2-3 चीज़ें हैं। C सेक्शन के साथ एक तो ये कि जो आपको एनेस्थीसिया लगाया जाता है ना, वो आपको बड़ी देर तक, और उसके बाद जो आपके जो स्टिचेस है ना, वो हील होने में ना काफ़ी महीना, 1.5 महीना लगा देते हैं। तो उसमें एक तो आपकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, और साथ आपको मेडिकेशन भी बहुत करना पड़ती है। उस मेडिकेशन की वजह से भी आपका हार्मोनल डिस्टर्ब होता है, और फिर आप चूँकि मूवमेंट कम है इसलिए नहीं। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि 2-3 दिन के बाद खातून नॉर्मल चलना शुरू हो जाती है, और उसकी एक्टिविटी बेहतर हो जाती है, और इसलिए वेट बढ़ने की टेंडेंसी कम होती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपके डिप्रेशन, एंग्जाइटी के साथ भी आपकी खुराक का ताल्लुक होता है? देखिए, एक तो ये कि ये 2 किस्म का रिएक्शन होता है। जब आपको डिप्रेशन होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि वो स्ट्रेस ईटर हैं, उन्हें जब स्ट्रेस होती है तो वो ज़्यादा खाते हैं। वो ऑफिस में भी, घर में भी ख़वातीन है कि वैसे स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए खाए जाती हैं, ठीक है। मीठा बहुत खाते हैं, क्योंकि मीठा जो है ना आपका डोपामीन ऊपर लेके जाता है, तो वो आपको खुश करता है, तो थोड़ी स्ट्रेस कम हो जाती है। दूसरे वो लोग हैं जो बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला ने दोनों क्लासें बनाई हैं। तो स्ट्रेस जो है ना वो आपके हार्मोन बुनियादी तौर पे डिस्टर्ब कर देता है। तो इसमें स्ट्रेस में एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं कार्टिसोल। तो कार्टिसोल जब ऊपर जाता है ना, हर स्ट्रेस में, जब डिप्रेशन होती है, गुस्सा आया, एंगर आया, किसी के ऊपर हुआ, तो कार्टिसोल ऊपर चला गया। कार्टिसोल जब ऊपर चला जा रहा है ना, तो फिर उस वक्त क्या है, उसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड, कि हमारी जिस्म जो है ना वो फाइट और फ्लाइट में चली जाती है। फाइट ये है कि अब इसको कोई डिप्रेशन हुई है, किसी के ऊपर गुस्सा आया, ये मुक्के शुक्के मारेगा, लड़ेगा, या फ्लाइट, या भाग जाएगा अगर लड़ने जोगा नहीं। अब दोनों कामों के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी सिर्फ ग्लूकोज पूरी करती है। अच्छा, वो जो आपके जिस्म के अंदर रिजर्व्स है ना, ग्लूकोजन और बाकी जहाँ पड़े हैं, वो सारे के सारे आपके ना ब्लड में आ जाएंगे, उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाएगा। अच्छा, अब आप ना फाइट की ना फ्लाइट की, अब वहाँ बैठे रहे, अब बहस करते रहे, अब वो सारी एक्स्ट्रा ग्लूकोज अब किधर जानी, वो सारी की सारी दोबारा फिर चर्बी में कन्वर्ट हो जानी, उसमें फिर फैटी लिवर कर देना है, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस करनी, फिर मोटापे में कंट्रीब्यूट करना है। तो ये जो डिप्रेशन है ना,
ये सारी आपकी सारी की सारी फिजियोलॉजी ही बदल के रख देती है। और उसमें जो अच्छा खाना है वो आपका मूड ठीक करता है। ये जानना चाह रहा था मैं, जैसे देखा ना हमने कहा कि कुछ लोशन ऐसे हैं जी एनर्जी ज़्यादा होगी आप में, ये लगाएं आप, तो कोई खुराक भी ऐसी होगी जिससे आपका डिप्रेशन कम होगा, मूड अच्छा होगा। मूड अच्छा करता है जो आपको खाना पसंद है, बेशक वो अनहेल्दी है, ओके, लेकिन उस टाइम जब आप खाएंगे ना जो आपको मज़ेदार खाना है, अगर किसी को पिज़्ज़ा अच्छा लगता है तो पिज़्ज़ा खा के उसका मूड ठीक होगा, तो ये खा लेना चाहिए उस टाइम के अंदर, रिकमेंडेड है, टेम्परेरी है। अब रोज अगर आप रोज 3 दफ़ा आपको डिप्रेशन होती है, 3 दफ़ा आप ये हरकत करते हो तो फिर तो उसका नुकसान होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एक चला होता है कि जी हमने 1 महीने के अंदर 15 kg वजन अपना कम करना है या 10 kg करना है, कितना रिकमेंडेड है और कितना हो सकता है? अल्लाह अकबर। पहले तो ये देखना चाहिए कि आपका मोटापा है भी है कि नहीं। आपका मसल मास है, अगर तो वैसे ही आपका मसल मास है तो आप मोटे है ही नहीं। अगर फैट ज़्यादा है वो BMI देखें कितना है, तो लेकिन उसमें आप देखें कि क्या आप मस्कुलर हो या फैटी हो। अगर आप फैटी हो तो फिर ये बेतदरीज है। देखिए मैं समझता हूँ कि महीने में 2 किलो वज़न कम करना जो है ना, ये बड़ा एक नॉर्मल ईजी और सस्टेनेबल है जो, और ये मुसलसल चलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप की बॉडी रिक्वायरमेंट है, यूजली कहा जाता है कि 30 कैलोरीज जो है ना वो आपका पर बॉडी वेट के हिसाब से है। तो अगर आप उससे ज़्यादा कैलोरी लेते हो तो आपकी टेंडेंसी वज़न ज़्यादा के लिए है, उससे कम लेके वो काफ़ी कम लोगे, कैलोरी डेफिसिट पे जाओगे, फिर आपका वज़न कम होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी 2500 आप कैलोरीज ले रहे थे, बॉडी रिक्वायरमेंट आपकी 2000 है, ले 2500 रहे थे, अब आप 15000 पे आ रहे हो, लेकिन पेट भर रहे हो, आपकी भूख ख़त्म कर रहे हो, आप प्रोटीन यानी गोश्त, चने, दालें खा के, और साथ आप सैलड, सब्जियां, फाइबर खा के अपनी भूख, खाना खा उतने रहे हो लेकिन उसमें कैलोरीज कम है, इन बाकी उसके न्यूट्रिशन ज़्यादा है। तो लेकिन टोटल कैलोरी जो है ना आपने कम कर दी, साथ आप एक्सरसाइज करो तो आसानी के साथ आप महीने का 2 से 3 किलो वजन कम कर सकते और कंटिन्यूसली आप 6 माह, 8 माह, 10 माह, 12 माह, यस, एक्चुअली इट्स अ लाइफस्टाइल है, उस पे आपको आना पड़ेगा। वही है। अच्छा, इसमें वेट लॉस के अंदर कोई उम्र का ताल्लुक है कि जी इस उम्र में जाके आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए? अब आपको क्योंकि आप बता रहे हैं कि एक्सरसाइज आपको हर उम्र में करनी चाहिए, और अगर किसी ने नहीं की, 30-40 साल एक्सरसाइज नहीं की, उसको 50 की 60 की उम्र में आया ख्याल कि यार मुझे करनी चाहिए, तो उसको भी मसल्स डेवलप करने चाहिए, उसको भी जो है वो इस तरह से ये सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैंने सारी उम्र ना वॉक और योगा ही की है। ठीक है। 63 साल की उम्र में मुझे अंदाज़ा हुआ कि वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वैसे आपको देख के लोग क्या कहते हैं, आपकी उम्र कितनी है? चले वो जितना भी कहते हैं, तो मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और वेट ट्रेनिंग करके मैंने 6 किलो वज़न बढ़ाया है, जिसमें से कम मैं समझता हूँ 4 किलो मसल मास है जो मैंने पिछले 5 माह में बढ़ाया है। तो इस एज में भी आप कर सकते हो। ये तो आपकी डिटर्मिनेशन है कि आप क्या करना चाहते हो। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि जब 50 हो गई ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਹ ਝੁਮਰੇ पंजाबी जी कहते ਹੁੰਦੇ ਸਨ कि बहुत ही नांगी थोड़ी रह गई। वो आप बहुत अर्ली अपने आप को ना वो समझना शुरू कर देते हो, आप हथियार डाल देते हो कि अब आपने सिर्फ मस्जिद तक जाना है, सिर्फ मस्जिद तक जाना है आपने, या सुबह उठ के थोड़ी सी वॉक कर ले रही है, बस इतनी काफ़ी है। नहीं, आपको वेट ट्रेनिंग की एज के साथ बल्कि ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारी एज कोई भी है, आपने इसके ऊपर रहना ही रहना है। आपने 80 साल तक तो करनी चाहिए, 80 साल तक करनी चाहिए। यस, वेट ट्रेनिंग। हमारे तो यहाँ पे 70 के बाद मेरा ख्याल है कि बिल्कुल 50 के बाद नहीं करते, हर तरह की उम्मीद छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। तो आप रिकमेंड कर रहे हैं कि करें, मतलब उसके अंदर जो है वो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। मेरे कई सारे हेल्थ इश्यूज थे, इसके बावजूद भी जो वेट ट्रेनिंग से ठीक हो गए। और ये जो हेल्थ इश्यूज जैसे आप बता रहे हैं, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कहते हैं कि शुगर ख़त्म नहीं होती, ब्लड प्रेशर हो गया तो ख़त्म नहीं होता, गोलियां मैनेज होता है ना, मैनेज होता है। तो देखिए ना, एक बंदा है ना, एक बंदा है वो कहता है जी मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ और मेरा शुगर कंट्रोल रहता है। एक कहता है जी मैंने लाइफस्टाइल से, फूड कंट्रोल से, अपनी डाइटरी चेंजेस से, एक्सरसाइज से, वॉक से, बग़ैर दवाई के मैं अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर रहा हूँ। कौन बेहतर है? जो अपनी डाइट के साथ जो है वो कर रहा है। अब ये तो नहीं कि अब वो दोबारा छोड़ दे सारा कुछ मीठा खाना जो उसको शुगर नहीं, मेंटेन सारी उम्र करना पड़ता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, 2 आखिरी सवाल मैंने आपसे पूछने हैं। एक तो मैंने आपसे ये जानना है कि देसी घी का आपने जिक्र किया, 12 आपने जिक्र किया। हमारे मिथ है हमारे यहाँ के देसी घी से तो वज़न एकदम ऐसे करके जो है वो बढ़ जाता है। और फिर आपने ऑलिव ऑयल कहा, एक आपने और ऑयल बताया। इसके अलावा सरसों के तेल के ऊपर भी लोगों ने कहा कि सरसों के तेल के अंदर तो कौन सा कुकिंग ऑयल या किस चीज़ के अंदर पका के खाना, और ये क्या वाकई देसी घी आपको मोटा करता है? हाँ, 2 चीज़ें
जो आप खाते हो तो वो आपके जिस्म के अंदर जाके शुगर में और फैट में कन्वर्ट नहीं होती। एक घी और दूसरा फाइबर। जो घी हम खाते हो, ऑयल खाते हो, जिसमें में जाके ऑयल या चर्बी नहीं बनती, ये मिथ है, ये बिल्कुल गलत। कोई भी ऑयल हाँ नहीं बनता। तो वो तली हुई चीज़ें और वो सारा नहीं, वो कैलोरीज ज़्यादा है ना। कैलोरीज ज़्यादा है वो तो अच्छा, क्वांटिटी इतनी ले लो, कैलोरीज ज़्यादा है, वो कैलोरी काउंट की वजह से सारा गड़बड़ होता है ना, अदरवाइज नहीं। लेकिन जो अगर आप प्रोटीन भी ज़्यादा खाते हो, ज़्यादा प्रोटीन बहुत ज़्यादा खा रहे हो, वो भी 40 से 45 जो है ना जिस्म उसको कार्ब में कन्वर्ट कर लेता है अगर ज़रूरत हो। तो ये जो कीटो वाले हैं वो कार्ब नहीं लेते, लेकिन प्रोटीन ही कन्वर्ट हो जाती। अच्छा, जो चीज़ एक्चुअली आपके जिस्म में चर्बी में मोटापे में कन्वर्ट होती है वो मीठा और कार्ब है। कल्प्रिट तो यही है ना, वो घी को ऐसे बनाया हुआ है। अच्छा, अल्लाह ताला ने जो आपके लिए चीज़ें बनाई वो ठीक बनाई हैं। अच्छा, आपकी बॉडी के अंदर पूरा मेटाबोलाइज करके आपकी बॉडी के लिए जो ज़रूरत के मुताबिक, और उसके अंदर ऐसे फैटी एसिड मौजूद हैं कि जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी स्टोमिक के लिए। मतलब उसमें ब्यूटेरिक एसिड, एक अमाइनो एसिड, फैटी एसिड मौजूद है देसी घी के अंदर, जो आपकी इंटेस्टाइनल और स्टोमिक लाइनिंग को रिपेयर करता है। बेहतरीन। तो देसी घी मॉडरेशन में ज़्यादा देखें, ज़्यादा कोई भी चीज़ होगी, कोई भी चीज़ मॉडरेशन में देसी घी आप यूज़ करते हो, खालिस है। आपको कहे जी आप देसी घी प्रोसेस मिल रहा है, ख़राब मिल रहा है, भाई मैं उसकी तो बात नहीं कर रहा, मैं तो खालिस की बात कर रहा हूँ ना। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ ना। अगर तो आपके खालिस है तो वो उसी में कुकिंग करें, उसी रोटी चुपड़ें, उसी में ऑमलेट बनाएं, उसी में सारा इसको, वो नंबर 1 है। ठीक है। अगर वो नहीं अवेलेबल तो फिर कोकोनट ऑयल है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तीसरे नंबर पे फिर ऑलिव ऑयल है, शैलो फ्राई के लिए, रोटी चुपड़ने के लिए। लेकिन अगर डीप फ्राई हांडी बनाते हैं उसमें उसकी अफादियत ज़ाया हो जाती है, टॉक्सिन नहीं होता, अफादियत कम हो जाती है। फिर अगर ये नहीं है तो कोई बीज ले के भी खुद तेल निकाल के कच्ची कहानी का तेल वो यूज़ कर लें। जो अल्लाह ताला ने बीज बनाए ख़राब नहीं बनाए। लेकिन जो बाज़ार में प्रोसेस्ड होता है उसमें 2 किस्म के ख़तरनाक प्रोसेस करके फिर आपके वो पैक करके आपको देते हैं। कोई भी हो, बाहर कुछ भी लिखा है उसके। एक क्या करते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर ट्रीट करते हैं, ठीक है, उसको प्योरीफाई करने के लिए हाई टेम्परेचर पे जब ट्रीट करते हैं ना तो उसके अंदर ट्रांसफैट बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि शरीर में जमते हैं, कोलेस्ट्रॉल और कैंसर पैदा करते हैं, ब्लड प्रेशर करते हैं। ये सारे प्रॉब्लम हार्ट के लिए ख़राब है हाई टेम्परेचर पे। दूसरा करते हैं, उसकी स्मेल और कलर को ब्लीच करने के लिए ढेर सारे केमिकल यूज़ करते हैं ताकि ये ट्रांसपेरेंट और साफ़ सुथरा हो। ओके। उससे वो जहर बन जाता है, वो बहुत ख़तरनाक है, इंतहाई ख़तरनाक है। लेकिन अगर खुद बीज लेके आपने तेल निकलवा लिया, वो तिलों का भी तेल हो सकता है, वो सरसों का भी हो सकता है, वो केनोला का भी हो सकता है। अब यहाँ एक आर्टिफिशियल कुछ नहीं है उसके अंदर। अब ये कि सरसों का जो तेल है ना, वो ऑलिव ऑयल के बाद उसकी रेशो सबसे अच्छी है, लेकिन उसके अंदर अरूसिक एसिड है। अरूसिक एसिड जो है ना लंबा अरसा इस्तेमाल करेंगे तो हार्ट के जो मसल है ना, उसके ऊपर स्टडीज़ है, उसकी पंपिंग क्वालिटी को कमज़ोर करता है। तो उसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल में ऐसी मसलसल ब्रीडिंग करे, ऐसी उसके अंदर से वैरायटी ढूंढे जिसके अंदर अरूसिक एसिड कम हो, वो सेफ हो जाए, उसी को कैनोला कहते हैं। बिल्कुल सही। तो जो कैनोला बाजार वाला आप जाएँ, आप कैश एंड कैरी पे जाएँ, उठा के ले आए जी मैं कैनोला लेना है, भाई वो तो हाई टेम्परेचर पे और केमिकली ट्रीट किया हुआ है। आप खुद बीज लेके, या वो उन कंपनियों से जो बीज लेके रा करके बिल्कुल सरसों के तेल का रा वाला तेल आपको दे दे, वो यूज़ करें। बिल्कुल ठीक है। दही, दूध, लस्सी, इससे भी कहा जाता है कि मोटापा आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं आता। खालस हो तो इनके लिए ये बेहतरीन फूड है। अच्छा, खालस से मुराद ये जो डब्बे का होता है, ये खालस डब्बे का दूध नहीं है? नहीं है तो खालस। अच्छा, अब फिर वही बात है, खालस मिलना जो है वो ये तो अब ये तो आपने ये मेरा मसला नहीं है, ये तो आपने मैनेज करना है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कहाँ से आप खालस बिल्कुल मैनेज करते हैं। डॉक्टर साहब, आखिर में सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसी चीज़ जो हमें लाजमन इस्तेमाल करनी चाहिए, अमूमी तौर पे हम कभी कभी इस्तेमाल कर रहे हैं या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? एक चीज़ तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम सेहत बख्श समझ के हम धड़ाधड़ खाए जा रहे हैं। हम बादाम भी खाए जा रहे हैं, अखरोट भी खाए जा रहे हैं, पिस्ता भी खाए जा रहे हैं बचपन से, कि बड़ी ताकत है। बिल्कुल ऐसे ही। वो भाई साल में कभी एक आध दफ़ा खा ली, कभी महीने में एक आध दफ़ा खा ली, वो इतना ही है। बिल्कुल। अब वो फक्के ही रोज़ मारी जाए तो उसका कोई हेल्दी नहीं है वो ज़्यादा खाना। ठीक। अब फ्रूट होता था, कभी कभार घर में आया करता था,
सीज़न के सीज़न, आम का आया थोड़ा आ गया, खरबूजे का आया थोड़ा आ गया, कभी आया थोड़ा आ गया। फ्रूट ये वो चीज़ नहीं कि हर वक्त आपके घर में फ्रिज में हर वक्त ही पड़ा है और हर रोज़ ही खा रहे हो और बार बार खा रहे हो और हेल्दी समझ के खाए जा रहे हैं। नो, इसके अंदर भी शुगर है और ये भी आपको कंट्रीब्यूट करता है। तो जिन चीज़ों अब ज़्यादा खाना जो है ना, एक्सेस ऑफ फूड, स्नैकिंग सबसे बड़ी लानत है। मैंने एक दो वीडियो बनाई थी कि स्नैकिंग एंड स्नैक, स्नैक एंड स्नैक एक ही चीज़ है। जैसे सप्पां दे पुत्र मित्तर नहीं होंगे, लख दूध पिलाइए, तो जितना मर्जी आपको दूध पिला लें वो आपको डसेगा। तो जो स्नैक्स हैं ये भी कभी हेल्दी नहीं। दो खानों के दरमियान खाना हेल्दी है ही नहीं है। दो खानों के दरमियान कुछ ना खाएं, बस पानी पिए। बहुत कभी ज़रूरत पेश आए तो कॉफ़ी या चाय पी लें, वो भी ब्लैक। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, आप सिर्फ ये करके देखें ना कि सुबह नाश्ता किया, जो मैं आमलेट का बताता हूँ, उसके बाद 5-6 घंटे स्वाय पानी के कुछ ना पिए। जो ना चाय के साथ बिस्किट हो रहा है, फलां हो रहा है, नहीं, ना लें। चाय भी 7-7 8-8 कप वो ना लें। और उसके बाद लंच आपने किया, उसके बाद 5-6 घंटे कुछ ना खाए पिए, तो फिर रात को खाना अगले, आप सिर्फ ये गैप करना शुरू कर दें, चंद दिन बाद आप देखेंगे मेरी बॉडी को क्या हो गया, इतनी लाइट, मेदा इतना बेहतर हो गया, बॉडी इतनी अच्छी हो गई। तो वो जो हम एक्सेस फूड खा रहे हैं, अब बात ये नहीं कि हमने क्या खाना है, हमने क्या रोकना खुद को कैसे है ज़्यादा खाने से। वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। अब दूसरे के चेंज कर करके खाएं, वैरायटी खाएं। बस देखिए, आप सब ने कहा जी कि रोज़ दाल नहीं खानी, रोज़ गोश्त नहीं खाना, रोज़ सब्ज़ी नहीं खानी। आप एक दिन फ्रूट खा रहे हो, एक दिन सब्ज़ी खा रहे हो, एक दिन गोश्त खा रहे हो, तो गोश्त खा रहे हो, तो रोटी रोज़ खाई जाती। वो डिसाइड कर ली कि इससे खानी है, उसी से सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। एक दिन गंदम खाएं, एक दिन बाजरा खाएं, एक दिन जौ खा लें, एक दिन मिलेट्स की खा लें, एक दिन चावल खा लें, एक दिन आलू खा लें, एक दिन ना खाएं, वो वैरायटी हो जाएगी। आपने वो डिसाइड कर लिया कि रोज़ खानी है और 3 दफ़ा कम से कम खानी है, दो कम से कम 3 दफ़ा, और दो खानी है, दो खानी, और उसी से फिर प्रॉब्लम इकट्ठे हो गए। अब वो चेंज, और उसी का एक छोटा सा शॉर्टकट मैं बनाया, चलो मल्टीग्रेन पे आ जाओ, कि जिसमें एक नहीं है, उसमें गंदम भी है, जौ भी है, जवी भी है, बाजरा भी है, ओट भी है, मिलेट्स भी है, किनवा भी है, वो सारा उसके अंदर शामिल है। कम से कम वो सारी चीज़ें मिक्स हो गई, एक नहीं खा रहे, वैरायटी आ गई थोड़ी सी। तो आप अपने आप को आपने लिमिट करना है। सुपर फूड्स हैं, सारे हैं, कहवे हैं, चीज़ें हैं। अब अवेयरनेस सबको है, बहुत थोड़ी चीज़ें रह गई हैं कि जो अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड कैसे होना है, इसकी थोड़ी सी कमी है। वो जो कर लेता है वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, तिश्ने की बाकी है, दोबारा कभी मौका मिला ज़रूर बैठेंगे। अभी धुंध का मौसम है, आपने वापस जाना है, तो इसलिए बहुत जल्दी हम इसे क्लोज़ कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि देखने सुनने वाले काफ़ी मुस्तफ़ीद होंगे। आज के इस पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।